एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, नेट, जेआरएफ, आरओ, एआरओ, बीडीओ, यूपी पुलिस, यूपी SSSC या हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हिंदी साहित्य को शुरू से क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के दो विधाएं होती हैं। हिंदी साहित्य की कितनी विधाएं होती हैं? दो विधाएं होती हैं। पहला होता है आपका पद्य। पहला क्या होता है? पद्य होता है। दूसरा क्या होता है आपका? गद्य होता है। इस तरह से पद्य गद्य। तो हम आज पढ़ेंगे पद्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में, जानेंगे कि हिंदी पद्य साहित्य इतिहास लेखन की क्या परंपरा है, यह कैसे उत्पन्न हुआ, यह इसे किसके द्वारा लिखा गया था, उस पुस्तक का क्या नाम है। यहाँ से हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग पुनः गद्य साहित्य लेखन की परंपरा को भी जानेंगे। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पद्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का भी सबसे पहले प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो सबसे पहले प्रयास किया गया था वह एक फ्रेंच विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? फ्रेंच विद्वान थे। उनका नाम क्या था? गार्सा द तासी। उनका नाम क्या था? गार्सा द तासी ने। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किया था। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। ये फ्रेंच के रहने वाले विद्वान थे, इसीलिए इन्होंने अपनी भाषा फ्रेंच भाषा में इस पुस्तक का रचना किया। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी रखा है। यानी गार्सा द तासी का जो पुस्तक इतिहास ग्रंथ था उसका नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। आपसे पूछा जाता है इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी किसका इतिहास ग्रंथ है, तो आप बताएंगे गार्सा द तासी का इतिहास ग्रंथ है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। गार्सा द तासी ने जो इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किया, यह दो भागों में विभक्त था। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त था। इसमें पहला भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो दूसरा भाग था वह 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो गार्सा द तासी का ग्रंथ था वह दो भागों में विभक्त था, जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। इसके लेखक रचनाकार कौन है तो आपको पता होना चाहिए, गार्सा द तासी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यह फ्रेंच के रहने वाले थे। इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। यह ग्रंथ
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस से मुद्रित किया गया था। दो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी था। यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य अनुवादक समिति के द्वारा इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो पेरिस से किया गया था। आपको यह भी याद रखना है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पेरिस से हुआ था। किस समिति के द्वारा हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा इसका अनुवाद पेरिस से मुद्रित किया गया था। आगे देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई का तृतीय प्रकाशन कब, द्वितीय संस्करण और तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1871 ईस्वी में। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में। दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? 1847 में। और इसका जो दूसरा संस्करण था और तीसरा भाग था वह 1871 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि गार्सा द तासी के ग्रंथ का तीसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1871 में। इसका द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ, या इस तरह से भी पूछा जाए तो आपका 1871 होगा। आपका इससे पहले टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत बच्चे इसमें गलत भी किए थे। चलिए आगे देखिए, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गार्सा द तासी ने इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार, क्रम के अनुसार उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों का उल्लेख किया है। आप याद रखेंगे कि इन्होंने अनेक हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया था, अर्थात अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार इन्होंने इस अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों का विवरण लिखा था। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रजिस्टर जो होता है उसमें ए नाम वाले बच्चों को पहले लिखा जाता है, बी नाम वाले बच्चों का दूसरे बार लिखा जाता है, उसका सी नाम वाले बच्चों को उसके बाद लिखा जाता है। तो इसी वर्ण क्रमानुसार पद्धति को गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा था। इसी आधार पर उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों का विवरण लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा है। किस पद्धति के अनुसार? तो अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार पद्धति को इन्होंने अपनाया था। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। आपसे पूछा जाता है गार्सा द तासी के ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है, तो आपको पता होना चाहिए 738। कितने? 738 कवियों का वर्णन है। इसमें कितने कवि हिंदी के हैं? तो इसमें सिर्फ 72 कवि हिंदी के सम्मिलित किए गए हैं और शेष 666, कितने? 666 जो कवि हैं वह आपके उर्दू के कवि थे। आगे देखते हैं। लक्ष्मी सागर वासड़े
ने ताशी के ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया था। जो लक्ष्मी सागर वासरे थे, इन्होंने गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था। क्या किए थे? हिंदी अनुवाद किए थे। क्या उस ग्रंथ का नाम था? तो इनके ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया गया था उसका नाम हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम था। आपसे पूछा जाता है हिंदुई साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है, तो आप बताएंगे लक्ष्मी सागर वासरे का। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। यह किसके ग्रंथ का अनुवाद है? तो गारसा द ताशी के ग्रंथ का अनुवाद है। अगर किसी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको गलत नहीं करना है। ताशी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा जाता है गारसा द ताशी के ग्रंथ में हिंदुई का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे कि हिंदुई का अर्थ हिंदवी या हिंदी है। और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है? तो हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी उर्दू। तो यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वह ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। कौन सा ग्रंथ है? भाषा काव्य संग्रह। यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक महेश दत्त शुक्ल जी हैं। लेखक कौन है? महेश दत्त शुक्ल जी हैं। आगे देखिए, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। जो भाषा काव्य संग्रह था महेश दत्त शुक्ल जी का, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1873 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। किस प्रेस के द्वारा हुआ था? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी भाषा में लिखी जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ जो था, उस ग्रंथ का क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शिव सिंह सेंगर जी थे। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। जो शिव सिंह सरोज है, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी है। क्या है? 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? शिव सिंह सरोज का। अब आपसे पूछा जाता है शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन है, तो आप याद करेंगे कि शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का वर्णन किया गया है। कितने? 838 कवियों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण किस ग्रंथ में दिया गया है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने 838 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने भाषा कवियों का जीवन चरित्र क्या लिखा है? जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण लिखा गया है। किसमें? शिव सिंह सरोज में। आगे देखते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका का विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था।
इसके बाद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है उस ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन जी हैं। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रथम सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो आप याद करेंगे 952 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन है? तो आप बताएंगे 952। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी साहित्य अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने किस नाम से किया था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसका रचना है, तो आप बताएंगे किशोरी लाल गुप्त जी का यह रचना है। यह किस पुस्तक का अनुवाद है? तो यह ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। इसके पहले आप लोग देखे थे कि गार्सा दत्तासी ने वर्ण क्रमानुसार पद्धति को अपनाया था, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल क्रमानुसार इतिहास ग्रंथ में वर्णन किया। किसके आधार पर? प्रवृत्तियों के आधार पर। किसके आधार पर इन्होंने किया? प्रवृत्तियों के आधार पर किया। आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया, तो आप बताएंगे कि इन्होंने कालक्रमानुसार पद्धति को अपनाया था। आगे देखिए। विभिन्न युग्मों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो विभिन्न युग थे उन युगों में काव्य की जो प्रवृत्तियां थी उसकी व्याख्या इन्होंने किया, और व्याख्या के साथ साथ उनकी जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उनकी जो अवधारणा थी, जो संस्कृति थी, उसके आधार पर ही इन्होंने यह वर्गीकरण किया था। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। यह जो ग्रंथ लिखा गया इनमें प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों के आधार पर बांटा गया और प्रत्येक अध्याय को काल विशेष के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? काल विशेष के आधार पर, यानी समय के आधार पर ही इन्होंने इसका विभाजन किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। इसके पहले जो
लेखक थे वो क्या करते थे, संस्कृत, प्राकृत, अरबी और फारसी तथा उर्दू के मिश्रित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, उसको आपस में जोड़कर उन्होंने वर्गीकरण किया था। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन सभी को अलग अलग करके वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर? कालक्रम के आधार पर। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के विकास का क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया उसमें इन्होंने चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में उसका कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हम क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। यानी 16वीं 17वीं जो शताब्दी थी उस युग के समय को भक्ति काल कहते हैं। और भक्ति काल को ही ग्रियर्सन ने क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा था। क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा था। यह उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो आपका सही जवाब होगा भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा था। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, स्वर्ण काल किसने कहा था भक्ति काल को? तब भी आपका सही जवाब होगा स्वर्ण काल ग्रियर्सन ने ही कहा था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, स्वर्ण युग और किस कवि ने कहा था? मान लीजिए ऑप्शन में ग्रियर्सन नहीं है, कोई दूसरा कवि है, तो अब कौन कवि थे? तो दूसरे कवि आपके श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर जी हैं। इन्होंने भी भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम से अभिहित किया था। किसने? ग्रियर्सन ने पहली बार किया था और उसके बाद श्याम सुंदर दास ने भी कहा था। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। अब अगला जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। यह जितने भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं ये सभी क्या है? इतिहास ग्रंथ हैं। जिसके रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु जी हैं। मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक है इसके रचनाकार मिश्र बंधु विनोद हैं। यह कैसा है? यह एक इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे। जो मिश्र बंधु थे यह 3 भाई थे। तीनों भाई में क्रमशः नाम, एक का गणेश बिहारी, दूसरे का श्याम बिहारी, तीसरे का सुखदेव बिहारी था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो और मेरा मेहनत आपके लिए सार्थक लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे आप सभी लोग इस परिवार का सदस्य बन सकें, जो हमारे लिए मोटिवेशन काम करेगा। और आप लोग अपना सहयोग देंगे तो इस सीरीज को हम लोग पूरा करेंगे, और जिसमें आप लोगों का सहयोग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमारे प्रयास से कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारे साथ साथ आपका भी जब सहयोग रहेगा, आप लोग भी जब इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो मैं इस संपूर्ण पुस्तक को बहुत ही अच्छे तरह से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाऊंगा और इसे आपके परीक्षा तक संपूर्ण कोर्स को मैं पूरा कराऊंगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।